जय हिंद साथियों, क्राइकोपीडिया के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज कंप्लीट करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज से पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एनसीईआरटी ऑनलाइनर प्रश्न कराए जा चुके हैं, जो कि पूर्व के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। यह वीडियो जो है बीपीएससी टीचर, बीपीएससी ट्री 4, बिहार एसएससी, बीपीएससी पीटी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, रेलवे साथ ही साथ अन्य वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले 3 विषय कराया जा चुका है। इससे पहले का जो वीडियो था हमारे चैनल पे मध्यकालीन भारत के इतिहास का कंप्लीट किया जा चुका है 2 वीडियो में। तो उसे आप निश्चित रूप से देखें ताकि अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। देखिए जितने भी प्रश्न हैं पूछे जा चुके हैं विगत एग्जाम में, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो पूछा नहीं गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में पहला चैप्टर है मुगल साम्राज्य का पतन और यूरोपीय कंपनियों का आगमन। मुगल साम्राज्य का पतन और यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो गोवा की लड़ाई लड़ी गई थी 1510 ईस्वी में। गोवा की लड़ाई लड़ी गई थी 1510 में। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज की गई थी 1505 में। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज की गई थी 1505 में। वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला किसने बनाया था? पुर्तगाली ने। वर्ष 1513 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया था पुर्तगालियों ने। 1498 में प्रथम यूरोपीय कौन था जो अफ्रीका से जलीय यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए नई समुद्री मार्ग खोजा था? तो वास्को डी गामा। 1498 में प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था जो अफ्रीका से जलीय यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोजा था? तो वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कालीकट, जिसका प्राचीन नाम कोझिकोड में आया था 1498 में। कोझिकोड नाम है जिसका, आया था 1498 में। 1498 ईस्वी में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय। चलिए अब डच के बारे में देखते हैं। तो ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदारा का युद्ध लड़ा गया था। कब? 1759 ईस्वी में बेदारा का युद्ध हुआ था। वह यूरोपीय शक्ति जिसने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मछलीपट्टनम में किला बनाया था। तो डच ने। वह यूरोपीय शक्ति जिसने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मछलीपट्टनम में किला बनवाया था। तो डच ने। व्यापारिक कंपनियों ने, किस व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे? तो डच ने। चलिए अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में बंगाल की द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था? तो 1772 ईस्वी में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में बंगाल की दीवानी प्राप्त की? 1765 में। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान कब नियुक्त किया था? तो 1765 में। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था 1765 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीन कर उस पर कब्जा कर लिया? 1761 में। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने 1761 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीन कर उस पर कब्जा कर लिया 1761 में। 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ आरकोट की युद्ध घेराबंदी में विजयी हुआ था अंग्रेज। 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ अरकाट की युद्ध घेराबंदी में विजयी हुआ था अंग्रेज। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? तो अवध रियासत पर। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? तो अवध के रियासत पर। यानडूब की संधि जो 1826 के माध्यम से किसकी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया द्वारा किस क्षेत्र को हड़प लिया गया था? तो असम को।
किसके साथ हुआ था यंडू की संधि? म्यांमार युद्ध के कारण हुआ था, प्रथम म्यांमार युद्ध के कारण, प्रथम अंगल म्यांमार युद्ध के कारण, जो 1824 से लेकर 1826 ईस्वी तक चला था। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? 200 वर्षों तक। भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार करने की अनुमति किसके द्वारा दी गई थी? तो जहांगीर के द्वारा। किसी के द्वारा? जहांगीर के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए किस सम्राट के दरबार में भेजा था? तो जहांगीर के दरबार में भेजा था। किस विलियम हॉकिंस को किसने भेजा था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में, जिसे इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी। इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ व्यापार का इकलौता अधिकार प्रदान करने वाला पहला वाला चार्टर इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से किस वर्ष प्राप्त किया था? तो 1600 ईस्वी में। किस वर्ष? 1600 ईस्वी में। किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? तो 1858 में। 1858 में। बांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना को किसने हराया था? इंग्लिश सेना ने किसको हराया था? फ्रांसीसी को। बांडीवास का युद्ध हुआ था, तो इसमें फ्रांसीसी को हराया था किसने? इंग्लिश सेना ने, और इसी के तहत जो है फ्रांसीसियों का भारत में अंत हो जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुंडो ने। यह युद्ध कब हुआ था? 1764 को, 22 अक्टूबर को। और बक्सर के युद्ध में एक तरफ क्या था? अंग्रेज ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, उसकी तरफ नेतृत्व हेक्टर मुंडो कर रहा था। एक तरफ था कौन कौन? तो शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, और तत्कालीन अवध का नवाब। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 में भारत में अपने ठिकाने कहाँ बनाए थे? पांडिचेरी में। कहाँ बनाए थे? पांडिचेरी में। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा वर्नियर भारत आया था 1656 में। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा वर्नियर भारत कब आया था? 1656 ईस्वी में। पहला कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। पहला कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर शासन कौन कर रहा था? तब भारत पर किसका शासन था? तो मुगल सम्राट का। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर शासन था मुगल सम्राट का, और उसमें भी किसका? तो अकबर का। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। प्रथम यूरोपियन जिसने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी तो पुर्तगाली ने। वास्को डी गामा था एक पुर्तगाली यात्री खोजी। भारत का समुद्री रास्ता किसने खोजा था? वास्को डी गामा ने। निन्हो दा कोन्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से स्थानांतरित किया था गोवा में। मुख्यालय कोचीन से गोवा को स्थानांतरित किसने किया? निन्हो दा कोन्हा ने। पुर्तगाली भारत में आए थे 1498 ईस्वी में। वह पुर्तगाली गवर्नर जिसने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर नीति अपनाई थी, शुरू की थी भारत में। वह मुगल बादशाह जिसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया शाह आलम ने। वह मुगल बादशाह जिसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया शाह आलम ने। वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थल भारत के किस स्थान पर स्थित है? तो कोच्चि में। वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के किस स्थान पर स्थित है? कोच्चि, केरल में। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था 1612 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था 1612 में। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? 1498 ईस्वी में। 1509 ईस्वी में द्वीप पर विजय प्राप्त की गई थी किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगालियों ने द्वीप पर विजय प्राप्त की थी कब? 1509 ईस्वी में किया था। दक्षिण भारत का वह राजा जिसने 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था तो मार्तंड वर्मा। दक्षिण भारत का वह राजा जिसने वर्ष 1741 में कोलाचल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था मार्तंड वर्मा। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। ऑप्शन पर आधारित प्रश्न है तो मछलीपट्टनम। भारत में काजू का प्रथम परिचय किसके द्वारा कराया गया? पुर्तगाली लोगों के द्वारा कराया गया।
बक्सर के युद्ध के बाद कहाँ के नवाब ने इलाहाबाद और करा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था? अवध। बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब ने इलाहाबाद और करा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था? अवध। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था गंगाधर राव से। प्लासी युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था सिराजुद्दौला। प्लासी युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो मैसूर। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी किसने? टीपू सुल्तान ने। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी टीपू सुल्तान ने। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? टीपू सुल्तान को। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने पराजित किया था टीपू सुल्तान को। अवध का प्रथम नवाब कौन था? सादत खान। अवध का प्रथम नवाब था सादत खान। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था किस युद्ध में? 1757 में, प्लासी की लड़ाई में। औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? बंगाल में। औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले हुई थी बंगाल में। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में स्थापित किया गया था हुगली नदी तट पर। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में कहाँ स्थापित किया गया था? हुगली के तट पर। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? मसूलीपट्टनम में। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? मसूलीपट्टनम में। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? पुर्तगालियों ने। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 1961 में। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1961 में। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था कब? 1510 में। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था 1510 में। वह कौन यात्री था जो भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था सूरत में। इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था 1877 में। इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था 1877 में। किसको प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था, कहां पर? मद्रास पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने कहां पर कब्जा कर लिया था? मद्रास पर, तो पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक अकबर। भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? तो भारत में फोर्ट विलियम हुगली नदी के किनारे स्थित है, कोलकाता में। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? सेंट एंजेलो फोर्ट। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण करवाया गया? सेंट एंजेलो फोर्ट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत में डैश से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? सूती और रेशम। सूती और रेशम से बने कपड़ों का निर्यात अंग्रेज करता था। अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में किस ईस्वी के दौरान स्थापित किया था? तो 1600 से 1612 के दौरान। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता है था? जॉन कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जाना जाता था किस नाम से? जॉन कंपनी के नाम से। किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गोवा मुक्ति आंदोलन। किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गोवा मुक्ति आंदोलन। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। वास्को डी गामा ने 1498 में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। वास्को डी गामा 1498 में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार आए थे 16वीं सदी में। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार कब आए थे? 16वीं सदी में। यूरोपीय व्यापारी पर 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर
किस शहर के नजदीक पहुंचे थे? तो कालीकट। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में उतरा था कपकडागु केरल में। कपकडागु केरल में। पुर्तगाली द्वारा 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में कौन सा भारतीय शहर उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ था? बम्बई शहर। बम्बई शहर प्राप्त हुआ था। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था 1600 में। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। बंगाल, बंबई और मद्रास। किस प्रांत में? बंगाल, बंबई और मद्रास प्रांत में, जिन्हें क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंसी। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में। कहाँ पर की गई थी? सूरत में। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाह के मध्य से भारतीय वस्तुओं को किस देशों में भेजा था? यूरोपीय देशों में। किस देशों में भेजा था? यूरोपीय देशों में। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी पांडिचेरी में। भारत आने वाला यात्री जो पुर्तगाली देश का नहीं था? पीटर मुंडी। भारत आने वाला यात्री जो पुर्तगाली देश का नहीं था? पीटर मुंडी। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला बनाया था कोचीन में। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला बनाया था कोचीन में। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? आगरा में। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली में। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली में। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? तो जमोरिन ने। किसने स्वागत किया था? जमोरिन ने। यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? पुर्तगाली। यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। भारत में मुद्रणालय लाने वाले प्रथम थे पुर्तगाली। भारत में मुद्रणालय लाने वाले, प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले पहले थे पुर्तगाली। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिंसोरा। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिंसोरा। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। वह कौन था? शाह आलम द्वितीय। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय में हुआ था? लुई 14वां के समय में। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर था। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनी को। लिवेंट कंपनी को। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 में। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 में। काल कर्मानुसार घटनाओं का सही क्रम है। पंजाब का विलय पहले हुआ था, फिर सिक्किम का, फिर बर्मा का, फिर झांसी का। पंजाब का विलय, सिक्किम का विलय, बर्मा का और झांसी का विलय। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा आधिपत्य में था। किसके आधिपत्य में? पुर्तगाली शासन के। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर है स्वायत्त राज्यों का उदय। स्वायत्त राज्यों का उदय जिसमें अवध, मैसूर, पंजाब और बंगाल को हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वह मुगल शासक जिसके आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया तो जहांगीर के आदेश पर। हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ जाह किसके दरबार के सबसे शक्तिशाली सदस्य थे? तो फर्रुख सियर के दरबार के। फर्रुख सियर के दरबार के। मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को प्रदान किया 24 परगना। मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को प्रदान किया 24 परगना। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उसके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। तो वह शिष्य कौन था? बंदा बहादुर। वह सिख गुरु जिसने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुए। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जिसने खालसा पंथ की स्थापना की थी कब? 1699 में। वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना वह था टीपू सुल्तान।
सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का परिवर्तन किसके द्वारा किया गया? गोविंद सिंह के द्वारा। सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को किसने बनाया? गुरु अमरदास ने। सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया था गुरु अमरदास ने। वह सिख गुरु जिसने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। किस नाम से की थी? आनंद कारज के नाम से, तो श्री गुरु अमरदास ने। वह सिख गुरु जिसने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी, श्री गुरु अमरदास ने। किसने किया था? श्री गुरु अमरदास ने किया था। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो आसफउद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। आसफउद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा स्थित है लखनऊ में। अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था 1849 में। कब? 1849 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। किसके द्वारा प्लासी का युद्ध हुआ था? सिराजुद्दौला के खिलाफ। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। हैदराबाद का अंतिम निजाम या शासक था मीर उस्मान अली खान। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? हैदराबाद। टीपू सुल्तान संबंधित है श्रीरंगपट्टनम से। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस ने हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह, शाह शुजा। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुए त्रिपक्षीय संधि पर किस ने हस्ताक्षर किए थे? ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा ने। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में हत्या हुई थी टीपू सुल्तान की। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी प्लासी के युद्ध ने। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव किसने रखी थी? प्लासी के युद्ध ने। आयरकोट के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? आयरकोट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? तो जुलाई 1781 ईस्वी में। जुलाई 1781 ईस्वी में पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था कौन? चार्ल्स आयरकोट। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ लड़ा था कौन? कितना युद्ध? 4 युद्ध। हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर का। हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर का। प्लासी युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 को। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? भागीरथी नदी के तट पर। प्लासी की लड़ाई भागीरथी नदी के तट पर। हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु कौन थे? तो मराठा के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। मराठा के विरुद्ध अगर लड़ाई होता है तो क्या होगा कि दोनों एक दूसरे का मदद करेगा। कौन? हैदर अली और अंग्रेज। किस संधि में यह प्रावधान था? मद्रास की संधि में। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन था? हैदराबाद। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था हैदराबाद। तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया? 1790 से 92। तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? 1790 से 92 के बीच। किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अंबा विलास के रूप में जाना जाता है, अंबा विलास के रूप में भी जाना जाता है, और यह वाडियार महाराज का निवास भी था, तो वह कौन सा होगा? मैसूर। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? कोलकाता में। टीपू सुल्तान मस्जिद स्थित है कोलकाता में। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर कब शहीद हुआ था? 1716 में। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर शहीद हुआ था 1716 में। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? आदि ग्रंथ सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहब की आधारशिला रखी थी? तो गुरु अर्जुन देव जी के निमंत्रण पर। सिख धर्म के पहले गुरु थे श्री गुरु नानक देव जी। चिल्लियालवाला के युद्ध लड़ा गया था 1849 में। चिल्लियालवाला का युद्ध लड़ा गया था 1849 में। स्वर्ण मंदिर की झील के किनारे पर स्थित है अमृत सरोवर झील। स्वर्ण मंदिर की झील के किनारे पर स्थित है तो अमृत सरोवर झील के किनारे पर। नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी किसे कहा जाता है? अवध को। नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है अवध को। राजा रंजीत सिंह ने अदालत आला की स्थापना की थी लाहौर में। राजा रंजीत सिंह ने अदालत आला की स्थापना कहाँ की थी? लाहौर में।
मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शीद कुली खान। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शीद कुली खान। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था लहना को। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था किसको? लहना को। द्वितीय मैसूर युद्ध कब समाप्त हुआ था? मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ। द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ मंगलौर की संधि के तहत। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध जो 1767 से लेकर 1759 में हुआ था, विजयी कौन हुआ था? हैदर अली। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलोर में। कहाँ में? पोलीलोर में। वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था, P.E. रॉबर्ट्स ने इस बात का खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था। बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर के समय में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन है महाराजा रंजीत सिंह का। रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था श्रीनगर। रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था श्रीनगर। सिख राज का अंतिम राजा था। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु ग्रंथ साहिब की संकलन को किसने प्रमाणित किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। वह सिख गुरु जिनकी जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? गुरु नानक देव। वह सिख गुरु जिनकी जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? तो गुरु नानक देव। 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। लंगर की परंपरा किसने प्रारंभ की? गुरु नानक ने। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? गुरु अर्जुन देव ने। टीपू सुल्तान के शासन के दौरान राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान के शासन के दौरान राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ मंगलौर की संधि से। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कितने युद्ध लड़े थे? टोटल 4 युद्ध। कितने युद्ध लड़े थे? टोटल 4 युद्ध लड़े थे। किस गवर्नर का संबंध तीसरे अंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। वाडियार राजवंश का शासन था मैसूर में। वाडियार राजवंश का शासन कहाँ था? मैसूर में। टीपू सुल्तान के शासन काल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1784 में। 1784 में। 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? टीपू सुल्तान को। किसे हराया था? टीपू सुल्तान को। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किस वंश ने शासन किया था? तो वाडियारों ने। किसने शासन किया था? वाडियारों ने। टीपू सुल्तान को कहाँ के शेर के रूप में जाना जाता है? तो मैसूर के शेर के रूप में जाना जाता है। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आसफ जाही राजवंश के निजामों ने कहां पर शासन किया था? दक्कन प्रांत में। आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया था दक्कन प्रांत में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में हुई थी। 2 संधि हुआ था, एक 12 अगस्त को और एक हुआ था 16 अगस्त को। मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध। सालवाई की संधि 1782 ईस्वी में मराठा के साथ। मद्रास की संधि 1759 ईस्वी में हुई थी प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध के समय। बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि। चलिए अब बंगाल के बारे में देखते हैं। स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? मुर्शीद कुली खान ने। स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शीद कुली खान ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुंडो ने। मीर कासिम का नाम संबंधित है बक्सर के युद्ध से। बंगाल के तत्कालीन नवाब कौन था जिससे हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंदन नगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था? इब्राहिम खान। कौन था? इब्राहिम खान। 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? अलीवर्दी खान। 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? अलीवर्दी खान। बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया किस? मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान के समय। जिसके अधीन प्रांत का उपराज्यपाल था? तो मुर्शीद कुली खान के समय।
बंगाल मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। 1757 में प्लासी का युद्ध जीता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1757 में प्लासी का युद्ध कौन जीता? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। किस नदी के तट पर? भागीरथी नदी के तट पर। ब्लैक होल स्मारक कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। मीर जाफर को किस वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? 1764 में। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बना था मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर बना था। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व मीर जाफर नामक उसके एक ऐसे सेनापति ने किया था जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था। मीर मदन और मोहनलाल संबंधित है प्लासी के युद्ध से। मीर मदन और मोहनलाल संबंधित है प्लासी के युद्ध से। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? आलमगीर द्वितीय। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट था आलमगीर द्वितीय। ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था? सिराजुद्दौला ने। ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किया था सिराजुद्दौला ने। 1764 ईस्वी में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। सुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किया था? 1765 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिया गया था लॉर्ड क्लाइव के समय में। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था मीर कासिम ने। वह स्थान जहां पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई थी, तो मुर्शिदाबाद। चलिए अब पंजाब। ब्रिटिश ने साल 1849 में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया था। कब? 1849 में। अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है, तो रंजीत सिंह को। सिख साम्राज्य की स्थापना महाराजा रंजीत सिंह ने की। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। 1840 में किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? ब्रिटिश साम्राज्य और दिलीप सिंह के बीच। विरासत ए खालसा नामक संग्रहालय स्थित है आनंदपुर साहिब में। स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो बंदा बहादुर के नेतृत्व में। सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे? हरगोविंद। औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी 1675 में। श्री अकाल तख्त साहिब किस परिसर के भीतर स्थित है? स्वर्ण मंदिर के परिसर के भीतर। श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो मुगलों के खिलाफ। किसके खिलाफ? मुगलों के खिलाफ। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था गुरु अंगद ने। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। खालसा पंथ की नींव रखी थी गुरु गोविंद सिंह ने। 1469 में पैदा हुए पहले सिख गुरु गुरु नानक देव पैदा हुए थे तलवंडी में। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया था। विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। आंगर मराठा संघर्ष और 1680 में शिवाजी के पुत्र शिवाजी का पुत्र कौन था? संभाजी अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठा था। शिवाजी के बाद कौन बैठा? संभाजी। 1818 में होलकर राजवंश ने ब्रिटिश के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। मंदसौर की संधि कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। किसके बीच? होलकर और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच। होलकर और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच हुआ था। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम क्या था? साहू। छोटे बेटे का नाम जो तीसरे छत्रपति थे, साहू। शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए किस रणनीति और सैन्य रणनीति का उपयोग किया था? तो गुरिल्ला। किसका प्रयोग किया था? गुरिल्ला। शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेरी किला में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी।
पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से युद्ध किया था किसने? मराठों ने। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से युद्ध हुआ, क्या था? मराठों ने। सालबाई की संधि पर 1782 में हस्ताक्षर किया गया था, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। सालबाई की संधि पर 1782 में हस्ताक्षर किया गया था, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। मराठों ने अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी 1761 में। बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था 1802 में। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन गया था कौन? अजीमुल्लाह खान। अजीमुल्लाह खान। द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ था 1780 से 84 के बीच। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54 के बीच। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 के बीच। बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? नाना साहब। बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम नाना साहब। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। 19वीं शताब्दी में भारत की ओर विस्तार का डर, एंग्लो अफगान संबंधों का आधार क्या था? रूस। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। जीवी मैकाले। बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल किसके पुत्र थे? पेशवा बालाजी विश्वनाथ के। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया। किस आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। भारत में पुणे के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बेसिन संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1802 ईस्वी में। सालबाई की संधि हस्ताक्षरित हुई थी 1782 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 14 जनवरी 1761 को। पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई 14 जनवरी 1761 को। बाजीराव प्रथम जो शासक बना था पेशवा, बाजीराव प्रथम 1782 से 1740 ईस्वी तक शासक बनाता हुआ था पेशवा। पुणे कभी पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। पुणे कभी किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था? पेशवा। बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 ईस्वी किस वंश का शासक क्या था? किस वंश का शासक था? पेशवा वंश का। किस वर्ष में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया? तो 1818 ईस्वी में समर्पण के बाद मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध में, किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को किस भारतीय तटीय शहर को दहेज के रूप में उपहार में दिया था? मुंबई। भारतीय इतिहास में 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना हुई थी कलकत्ता में। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में हारा था 1757 में। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था? बंगाल के नवाब के बीच। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1757 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार प्राप्त किया था 1765 में। मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष में प्रदान किया था? 1765 में। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1764 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ था 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद हुआ था। 1757 में प्लासी की युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी और बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना की शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? बंगाल में। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ स्थापित कर दी? मुर्शिदाबाद में। कंपनी की देशी राज्यों के प्रति नीतियां। कंपनी की देशी राज्यों के प्रति नीतियां। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया था 1809 में। कब किया था? 1809 में। प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत हस्ताक्षर करने पर हुआ था किस संधि से? यानडोव की संधि से। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितना भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? 26 लाख रुपया। 26 लाख रुपया। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से।
को शासन का आरोप लगाकर। हड़प नीति का कट्टर समर्थक था लॉर्ड डलहौजी। वह दूसरा प्रांत जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया तो मैसूर, सबसे पहले हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, 1798-1799। महाराजा दलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर किए थे 29 मार्च 1849 को। महाराजा दलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय पर से संबंधित कागजात पर हस्ताक्षर किए थे 29 मार्च 1849 को। विलय का सिद्धांत के तहत राज्य के विलय का सही क्रम है सतारा, बघाट, उदयपुर, झांसी। डलहौजी से पहले ही हड़प नीति को लागू कर दिया गया था मांडवी, कोलाबा, जालोर और सूरत पर। मांडवी, कोलाबा, जालोर और सूरत पर। उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ था 1877 में। उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ था 1877 में। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकर राज्य ने। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकर राज्य ने। अवध के नवाब बाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था 1856 में। अवध के नवाब बाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था 1856 में। लॉर्ड डलहौजी ने कुपर शासन के आधार पर अवध का विलय कर लिया 1856 को। रिंग फेंस की नीति से नाम जुड़ा है वारेन हेस्टिंग्स का। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर शासन था माणिक्य वंश का। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर शासन था माणिक्य वंश का। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? असम। अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक गठबंधन को स्वीकार किया था 1801 में। ब्रिटिशकालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी 1773 में। 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने। भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महाल एक राजस्व भू संपत्ति है जो हो सकती है एक गांव या गांवों का समूह। महाल क्या हो सकता है? एक गांव या गांवों का समूह। कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को जाना जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में। कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को जाना जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में। वह भू राजस्व प्रणाली जिसमें मूल इकाई के रूप में गांव को आधार माना जाता है महालवाड़ी प्रणाली। वह भू राजस्व प्रणाली जिसमें मूल इकाई के रूप में गांव को आधार माना जाता है महालवाड़ी प्रणाली। महालवाड़ी प्रणाली लागू की गई उत्तर प्रदेश में। बंगाल राज्य बंदी विनियमन बंगाल विनियमन तृतीया को पारित किया गया था वर्ष 1818 में। वर्ष 1818 में अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम लागू किया गया था वर्ष 1859 में। अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम लागू किया गया था 1859 में। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत बगान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बगानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो अंतर्देशीय आवर्जन अधिनियम 1859। अंतर्देशीय आवर्जन अधिनियम 1859। धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया गया था 1890 में। धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया गया था 1890 में। भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 में। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पराया कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था दारोगा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पराया कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था दारोगा। मनुष्यों के पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार उपयोग भारतवर्ष में किया गया था तो विलियम हर्शेल ने। किसने किया था? विलियम हर्शेल ने। लॉर्ड मैकाले का संबंध है कानूनों के संग्रह से। लॉर्ड मैकाले का संबंध है कानूनों के संग्रह से। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता था शुरुआत हुआ था किस प्रांत में शुरुआत किया गया था? मद्रास और बॉम्बे। किस प्रांत में शुरुआत किया गया था? मद्रास और बॉम्बे प्रांत में। भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में अस्थायी बंदोबस्ती की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भू राजस्व बंदोबस्त प्रबंधन के उपाय के रूप में अस्थायी बंदोबस्ती की शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था आधारित थी रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर। सीपी इलवर्ट लॉर्ड रिपन के अधीन विधि सदस्य थे। सीपी इलवर्ट किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? लॉर्ड रिपन। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान रैयतवाड़ी प्रणाली किसने तैयार की थी? अलेक्जेंडर रीड ने। हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट बर्ड द्वारा शुरुआत की गई थी महालवाड़ी व्यवस्था शुरू किया था किसने? हॉल्ट मैकेंजी और बर्ड ने। भू राजस्व की किस प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए? तो रैयतवाड़ी के तहत। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में।
कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर लागू हुआ था 1859 में। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर लागू हुआ था 1859 में। इंडियन पिनल कोड लागू हुआ था 1860 में। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862 में। पुलिस एक्ट 1861 में। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1859 में। इंडियन पिनल कोड 1860 में। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862 में। पुलिस एक्ट 1861 में। ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कटाई मिल के रूप में की गई थी बम्बई में। भारत से इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी दादा भाई नौरोजी। औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? निर्यात अधिशेष। निर्यात अधिशेष 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच पहली ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग में 34 किलोमीटर थी। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रेतवारी प्रणाली लागू की गई थी? तो दक्षिण भारत में। किस में? दक्षिण भारत में। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ट सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कब? 1918 में। 1918 में। 1859 में कलकत्ता में पहली जूट मिल लगाई गई थी रिसरा में। कहाँ है? रिसरा में। सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया दादा भाई नौरोजी ने। सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने। 1850 में अंग्रेजों ने रेल परिवहन की अवधारणा पेश की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफी प्रभावित किया। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में हुआ था। 1793 में किस वायसराय के शासन में बंगाल में की अस्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किया गया था 1853 में। भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन हुआ था 1853 में। वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया? 1793 में। हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की? महालवारी। हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की महालवारी प्रणाली विकसित की। 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक कौन है जिसने लोगों की लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? तो रेल मार्ग। बॉम्बे डेक्कन में शुरू की नई राजस्व प्रणाली को रेतबारी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। बॉम्बे डेक्कन। दादा भाई नौरोजी 1892 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने। कब? 1892 में। किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 1818 में भारत में की पहली कपड़ा मिल कहाँ किसके पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी? तो कलकत्ता में 1854 में। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1853 में। 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई। पहली बार यातायात के लिए रेल मार्ग खोला गया था बम्बई से ठाणे के बीच 1853 में। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू की गई थी? महाराष्ट्र में। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था? 1820 में। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था? 1820 में। अस्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बर्धमान का राजा कौन था? तेजचंद। अस्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बर्धमान का राजा कौन था? तेजचंद। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? बंगाल में। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो बंगाल में। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में क्या बोया जाता था? नील। वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में शुरू किया गया था महालवारी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी 1820 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था को कहाँ शुरू किया गया था? बम्बई और मद्रास में। रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था बम्बई और मद्रास में। इजारेदारी व्यवस्था किसने शुरुआत की जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? एस्ट्रेची आयोग द्वारा। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? एस्ट्रेची आयोग द्वारा। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी सोना, कच्चा रेशम,
चीनी अफीम। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी सोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? M.R. जयकर ने। M.R. जयकर ने 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? M.R. जयकर ने। भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था भारत में राजनीतिक विविधता। भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था तो भारत में राजनीतिक विविधता। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दादा भाई नौरोजी। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम कब आया था? पारित हुआ था 1881 में। चलिए 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी सिपाहियों द्वारा। 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? सिपाहियों के द्वारा। 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के बाद, किसकी उद्घोषणा के बाद? रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के बाद यह घोषणा की गई कि अब से भारत एक राज सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा। अवध का अंतिम नवाब कौन था? बाजिद अली शाह। 1770 में भारत के बंगाल में किस घटना के परिणाम स्वरूप 1/3 की मृत्यु हो गई थी? अकाल की घटना के परिणाम स्वरूप। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है भगत सिंह। 1857 की क्रांति का कारण था लॉर्ड डलहौजी की अपहरण की नीति, सैनिकों को सुअर एवं गाय की चर्बी के कारतूस देना, भारतीयों का आर्थिक शोषण। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। वह प्रसिद्ध भारतीय शासक जिसने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के विद्रोह का परिणाम था ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। 1857 के विद्रोह का परिणाम था ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। कानपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे जो कहां पर स्थित, किस स्थान पर स्थित था? बैरकपुर में। कहां की रानी अवंतीबाई लोधी ने, कहां की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था? रामगढ़। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्तित एनफील्ड। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक कौन था? तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहां में फांसी दी थी? शिवपुरी में। तात्या टोपे को फांसी हुआ था 1859 में, कहां में? शिवपुरी में। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से अवध राज पर कब्जा कर लिया था 1856 में कुशासन के आधार पर। 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बरौत में विद्रोह करने वाला शाहमल कब युद्ध में मारा गया था? जुलाई 1857 में। मई 1857 में कहां के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अवध के नवाब की पत्नी थी बेगम हजरत महल जिसने कहां पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? लखनऊ में। 1857 के विद्रोह के दौरान किस जाट नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उत्तर प्रदेश में परगना, बरौत और उसके आसपास के मुखियाओं और किसानों को लामबंद किया था? तो शाहमल ने। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ, जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया था। तो कौन सा विद्रोह था? 1857 का विद्रोह। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेजी शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब बिठूर स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग। नाना साहब ने किसको मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया? तो बिठूर स्थित महल को। स्वतंत्रता की पहली चिनगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? तो मंगल पांडे ने। किसने? मंगल पांडे ने। ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलाने के तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया। तो अब कौन थे? तो बहादुर शाह जफर।
की मृत्यु हो गई 1862 में। इस विद्रोह के बाद जो है उसे कहाँ निर्वासित किया गया था? रंगून। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त कर दिया। उसका नाम था बहादुर शाह जफर। तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? 1859 में। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था शुरू? 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। कहां से? मेरठ से। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में 41वीं नेटिव इन्फेंट्री पैदल सेना शामिल थी। कौन सी? 41वीं नेटिव फैक्ट्री सेना। एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तत्कालीन कारण बना? तो हेनरी हार्डिंग। 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बड़ौत। किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? महाराज मेहताब चंद ने। संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी महाराज मेहताब चंद ने। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। किस वर्ष एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है? तो 1857। सिपाही बगावत शुरू हुआ मेरठ से। एक प्रमुख कायापलट कब हुई जिसमें ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया, इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है? 1857। 1857 का विद्रोह का पहले भारतीय आजादी के रूप में वर्णन किया जाता है। क्या गया? अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष शहीद हुई थी? 1858 ईस्वी में। ब्रिटिशों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत हुआ था ग्वालियर में। किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? रानी लक्ष्मीबाई। भारत में 1858 ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। भारत किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? 1858 में। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था बी.डी. सावरकर ने। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में, कहां पर? इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े हुए थे? बैरकपुर से। मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े हुए थे? बैरकपुर। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1857 की सामग्री की घोषणा से। 1857 की सामग्री की घोषणा से। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात कितना था? 1:5। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात था 1:5। 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? दिल्ली को। 1857 के संग्राम के केंद्र में से सबसे पहले अंग्रेज ने किसे पुनः अधिकृत किया था? दिल्ली को। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त। असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध में। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? अवध में। भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खान। भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय सैयद अहमद खान। 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना घटी थी कलकत्ता, मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था, यह कथन किसका है? जेम्स आउटरम का। जेम्स आउटरम ने कहा था 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था। यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम।
1857 की घटना के बारे में यह कथन किसका है? एस.एन. सेन का, एस.एन. सेन का। 1857 के विद्रोह में किस शासक का योगदान था? बहादुर शाह द्वितीय। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह खत्म हुआ 20 जून 1858 को ग्वालियर में। 20 जून 1858 को ग्वालियर में। 1857 तक लाल किला 1857 तक लाल किला भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 2 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। बेगम हजरत महल भारत के सिपाही विद्रोह से संबंधित है। वीर कुंवर सिंह जयंती 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए मनाया जाता है। बिहार में किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है? ग्वालियर में। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद जो प्रयागराज है के नेता कौन थे? मौलवी लियाकत अली। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग जनजातीय विद्रोह से शुरू करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम 1857 की क्रांति तक कंप्लीट कर चुके हैं। यह मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 वीडियो है, जबकि इससे पहले हम लोग मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट 2 पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं उस वीडियो को। अगर उस वीडियो को आप देखते हैं तो मेडिवल हिस्ट्री से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और साथ ही साथ 15 मेडिवल हिस्ट्री का सीरीज का छोटा छोटा वीडियो कराया गया। अगर इस दोनों को देख लेते हैं तो निश्चित रूप से एक भी प्रश्न आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनजातीय विद्रोह करेंगे। वीडियो को देखिए, 1 से 2 बार देखिए तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। रिवीजन सीरीज के लिए यह वीडियो है, इसलिए ज्यादा डिस्कशन नहीं किया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।